मैं पूर्णिमा भटनागर कहानियाँ लेकर आई हूँ आपके लिए। कहानियाँ जो ज़िंदगी और इंसानी रिश्तों की बात करती हैं। आज की कहानी है खुदा मेरा भी है। आवाज़ है निर्मला रावत की। मॉस्को शहर और उसकी हाड़ कँपाने वाली ठंड। अरुण ने ओवरकोट के कॉलर को और ऊपर खींचने की कोशिश की। जरा सी हवा भी बदन के अंदर जाती हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चारों तरफ बर्फ की चादर ने पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया था। लग रहा था मानो सफेद बादल आसमान से उतर आए हैं। जाने क्यों ये मौसम एक उदासी लिए हुए आता था। अरुण हॉस्पिटल जा रहा था। हॉस्पिटल बहुत दूर भी नहीं था। सामने कुछ दूर इस्कॉन का मंदिर था। यूं तो रोज ही आते जाते इस मंदिर को देखता था, लेकिन भगवान जैसी किसी शय से उसने कभी वास्ता नहीं रखा था। उसका मानना था भगवान और मंदिर की जरूरत उनको ज्यादा होती है जिनके मन मुताबिक जिंदगी चलती है। उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशों के कारोबार के लिए खुदा की ज्यादा ही जरूरत होती है। अरुण इन सब का तलबगार नहीं था। उस लगभग सुनसान सड़क पर अरुण चला जा रहा था और उसके साथ उस सुनसान सड़क पर विचारों की एक रेल भी उसके दिमाग में चल रही थी। दिनों दिन बढ़ती सर्दी और अरुण का आलसी स्वभाव। मगर अरुण ने कितने अधिकार से कहा था, अंकल आज आपको हर हाल में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट्स के बारे में उनको कुछ डिस्कस करना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। कैसी है ये लड़की? चंद दिनों में ही इतना अधिकार जमाने लगी थी वो। उसके सामने अरुण बेबस हो जाता था। अरु उसके बेटे गैबो की दोस्त थी, या फिर दोस्त से कुछ ज्यादा। गैबो के साथ घर आती जाती थी। दवाई नहीं लेता था तो गैबो कहता था, अब आपकी शिकायत अरु से करनी पड़ेगी। 3-4 महीनों से अरुण की तबीयत कुछ डाउन थी, जो अरु ने नोटिस किया, गैबो ने नहीं। लड़कियां शायद ज्यादा ध्यान देती हैं, फिक्र करती हैं। अंकल आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी अगर आज आप डॉक्टर के यहाँ नहीं गए। लापरवाही की भी हद होती है। 10 दिनों में ही आप कितने कमजोर हो गए हैं, मैं देख रही हूँ। एक बार फिर से उसके कहे हुए वाक्य अरुण के कानों में गूंज रहे थे। अधिकार, डांट, फिक्र। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। फिर अरुण ने गैबो को डांट लगाई, तुम्हें कुछ फिक्र है कि नहीं? तुम्हें एहसास भी है यू आर द ओनली केयर टेकर ऑफ अंकल। अंकल के अलावा तुम्हारा कौन है दुनिया में? फिर गैबो ने भी कहा, डैड प्लीज आज जरूर चले जाएं डॉक्टर के, वरना मेरी शामत आ जाएगी। अंकल बाल सफेद हो रहे हैं, आपके कलर करना है। अंकल आप हमेशा ब्लू कलर ही क्यों पहनते हैं? गैबो कल शॉपिंग में जाना है अंकल के साथ और अपनी पसंद के कपड़े खरीदेंगे अंकल के लिए। गैबो कहता, डैड इस कलर में कंफर्टेबल फील करते हैं। अरु कहती, अरे नहीं, तुम लड़के लोग एक रंग को देखने, सुनने और जीने के आदी होते हो। रंग और स्टाइल का सेंस लड़कियों में बेहतर होता है। दे आर एस्थेटिकली मोर सेंसिबल देन बॉयज। घर में एक शेल्फ पर छोटा सा मंदिर था। अक्सर उसकी शिकायत रहती, अंकल आप दोनों में से कोई भी पूजा की शेल्फ साफ नहीं करता है और ना ही दिया जलाता है, किसी को ख्याल ही नहीं है। अरुण हंसकर कहता, खुदा से मेरा कोई वास्ता नहीं, उसे मेरा ख्याल नहीं, मुझे उसका नहीं। क्या अंकल, ऐसी बात नहीं है, खुदा सबका होता है और सबका ख्याल रखता है। अरुण सोचता था, ये लड़की जो जीवन के पहले पड़ाव पर है और विश्वास से भरी है, और वो खुद बेरहम वक्त की मार सहता हुआ अविश्वास से भरा हुआ। ऐसी थी अरु। जब घर में अरु कुछ दिनों तक नहीं आती थी और बहुत दिनों तक शांति रहती थी, तो अरुण को बेचैनी होने लगती थी। वो गैबो से पूछता तो जवाब मिलता, आजकल लाइब्रेरी में रहती है, थीसिस सबमिट करने की डेडलाइन आ रही है। उस सुनसान सड़क पर अरुण के कदम बढ़ते जा रहे थे। इस तरह चलते चलते क्यों दिमाग इतनी बातें करता है? शायद आसपास की खामोशी उसे बहुत वाचाल बना देती है। यादों का एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है।
जिंदगी के वो पल भी सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें इंसान भूलना चाहता है। 65 साल की उम्र तक इकट्ठी यादें, जिसमें अरुण के जीवन की आज के मौसम की तरह उदासियां सिमटी हुई थी, जिसमें पानी जैसा कुछ नहीं था, खोना ही खोना था। लेकिन अरुण को कोई शिकायत नहीं है। सर झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लेना उसने सीख लिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक खुशी का पल अकेले आया हो। दुख का अगला पल तैयार होता था पीछा करने को। कदम आगे बढ़ रहे थे अरुण के, और दिमाग में यादों के दरीचे थे जो अतीत में जाकर खुल जाने को बेताब थे। अरुण की जिंदगी का पहला पड़ाव। माँ सिंगल पेरेंट थी, मगर अपने पैरों पर खड़ी थी। अरुण को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अरुण साइंटिस्ट बनना चाहता था और एक दिन बन भी गया। जो ही खुशखबरी देने घर आया तो देखा माँ रो रही है। अरुण भूल गया अपनी खुशी। माँ के दुख का कारण जानना ज्यादा जरूरी था। माँ बता नहीं रही थी। बहुत इसरार करने पर बताया, अरुण के पिता का निधन हो गया है। वो पिता जिनको अरुण ने कभी देखा नहीं था, कभी जिक्र भी नहीं हुआ था, जिनके बारे में बताया गया था कि उसके पिता का निधन उसके बचपन में हो चुका था। उस दिन पता चला माँ तलाकशुदा है। फिर तलाक के बाद माँ क्यों रो रही है, क्यों मातम मना रही है? मतलब तलाक होने के बाद भी वो शख्स माँ के दिल में था। अरुण के लिए बचपन में मर चुका बाप एक बार फिर असलियत में वर्तमान में मर गया था। माँ जब नॉर्मल हुई तब माँ को अरुण ने खुशखबरी दी अपने सिलेक्शन की, मगर माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद छोड़ने वाले पति की मौत ने उन्हें ज्यादा ही सर्द बना दिया था। यह पहली बार हुआ जब खुशी के आने से पहले गम ने दस्तक दी थी। फिर यह सिलसिला हमेशा चलता रहा। अरुण की जिंदगी का दूसरा पड़ाव। साशा उसकी जिंदगी में आई। साशा बंगाली ब्यूटी और सादगी की प्रतिमूर्ति। जितनी प्यारी शक्ल उतनी ही प्यारी मीठी जुबान। दोनों साथ काम करते थे, दोनों ही साइंटिस्ट थे। धीरे धीरे दोनों में एक समझ पैदा हुई और प्यार में बदल गई, और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। यह कोई मात्र जवानी का आकर्षण नहीं था। अरुण लगभग 30 बरस का हो चुका था और साशा भी उससे 1-2 बरस छोटी रही होगी। दोनों ने एक दूसरे को खासा वक्त दिया था। विवाह के कुछ साल बाद अरुण को बच्चे की चाहना हुई, मगर साशा तैयार नहीं थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी और इंडिया से बाहर जाना चाहती थी। काबिल और मेहनती भी थी। बच्चे के सवाल पर सोच में पड़ जाती थी। अरुण की माँ भी जोर देती थी, उनको पोते की ख्वाहिश थी, मगर अरुण कुछ और ही चाहता था। एक प्यारी सी बिटिया जिसमें साशा के सारे गुण हो। बिटिया ही क्यों? साशा पूछती थी। क्योंकि लड़का होना बहुत मोनोटोनस होता है। घर की रौनक लड़कियों से ही होती है, अरुण का कहना था। अजीब तर्क है। दुनिया लड़के होने की दुआ मांगती है और माँ भी यही चाहती है, मगर तुम हो कि मांगा करे, मैं नहीं। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, अरुणिमा। अरुण की अरुणिमा। अभी इतना मत सोचो, हम करियर के पीक पॉइंट पर हैं। बात आई गई हो जाती थी। कुछ दिन बाद अरुण की माँ को पैरालिटिक अटैक आया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। साशा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि ठीक उसी समय वो अमेरिका के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस प्रोजेक्ट में दोनों के अमेरिका जाने की संभावना थी। अरुण ने नर्स रख दी थी माँ की देखभाल के लिए। साशा और अरुण दोनों को अमेरिका जाने का ऑफर आया, जिसका साशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरुण के लिए यह एक मुश्किल घड़ी थी क्योंकि माँ की हालत इस बात की इजाजत नहीं देती थी। साशा का कहना था माँ को एक अच्छे महंगे ओल्ड एज होम में रख देंगे क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर अरुण और उसके भारतीय संस्कार इसके लिए तैयार नहीं हुए।
साशा अकेली ही चली गई। चंद महीनों के बाद उसको अमेरिका में हमेशा के लिए रहने की इजाज़त मिल गई, जो वो हमेशा से चाहती थी। अब एक अहम फैसला लेना था दोनों को अपने रिश्ते को लेकर। अरुण का जवाब वही पुराना था, माँ को छोड़कर नहीं आ सकता है। भरे दिल से साशा ने फ़ोन किया। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लो, मेरे पास वक्त कम है। कुछ दिनों के बाद साशा आई। तलाक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। 3 दिन बाद पेपर्स मिलने थे, मगर साशा के पास वक्त नहीं था। पेपर्स पोस्ट कर देना, मेरी फ्लाइट है। चलते समय साशा माँ के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ चलती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। माँ अब थोड़ी बेहोशी की हालत में रहने लगी थी। बहुत ही टूटी फूटी भाषा में माँ ने कहा, क्यों जा रही हो? मुझे पोता देखना है। कुछ दिनों से बीमारी के दौरान माँ की यह इच्छा और भी तीव्र हो गई थी, या फिर अपनी आखिरी इच्छा का इजहार कर रही थी। साशा ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और गर्दन हिला दी। फिर विदाई की बेला आई। अरुण उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया। साशा ने कहा, मेरे बारे में मत सोचना, हो सके तो जिंदगी में आगे बढ़ जाना, शादी कर लेना। कहकर साशा अरुण से गले मिलकर आंसुओं से भीगा चेहरा लेकर चली गई, कभी ना आने के लिए। अरुण डबडबाई आंखों से उसको जाता देखता रहा। ये कैसा अलग होना था जिसमें मन में कोई दुराव नहीं था। सब एक दूसरे की मजबूरियां समझ रहे थे। घर लौटा तो माँ कहने लगी, बच्चे का मुंह तो दिखा देती, थोड़े दिनों के बाद चली जाती। नियति का एक और मजाक। साशा के जाने के 3 दिन बाद माँ भी दुनिया से चली गई। साशा के बाद माँ भी उसको आज़ाद कर गई। साशा के साथ रिश्ते से आज़ादी और माँ के साथ भावनात्मक संबंध से आज़ादी। पर क्या करता वो इस आज़ादी का? यह आज़ादी उसने चाही थी क्या? चंद दिन पहले माँ उसको आज़ाद कर देती तो शायद जिंदगी की तस्वीर कुछ और ही होती। कहानी में ट्विस्ट तलाशते हैं लोग, और अरुण जैसे लोगों के जीवन में तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट थे। अरुण की जिंदगी का तीसरा पड़ाव, गैबो उसकी जिंदगी में आया, जो उसके जीवन का केंद्र बन गया था। गैबो, वो भी एक अजीब सा किस्सा है। अरुण रूस आ गया था। यहाँ उसकी मुलाकात पोलिना से हुई, एक रशियन लड़की जो एक विधवा थी, और गैबो उसका बेटा था जो उस समय 3 साल का था। पोलिना संवेदनशील और सादगी से भरपूर थी। जिंदगी का अकेलापन दोनों को सालता था। साथ काम करते थे, सो दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन महसूस कर लिया था। पोलिना ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा, अरुण मना नहीं कर पाया। विवाह के बाद एक बार फिर पिता बनने की चाहना अरुण के अंदर जोर मारने लगी। पोलिना बहुत शांत और संयमी थी। गैबो अरुण के लिए एक छोटा बच्चा था जिससे उसने कभी लगाव महसूस नहीं किया। उसके लिए वो बच्चा पोलिना के पहले पति का था, उसका नहीं। नाम भी बड़ा अजीब था, गैबो। पोलिना ने बताया कि वो मार्केज नाम के लेखक की बहुत बड़ी प्रशंसक रही है, और उस लेखक का दूसरा शॉर्ट नेम गैबो था, इसलिए उसने इस बच्चे का नाम गैबो रखा था। पोलिना की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। हर महीने पोलिना को अस्पताल भर्ती करना पड़ता था। उसको ब्लीडिंग होती थी। अरुण का दिल एक अनजाने भय से भर जाता था। एक अनहोनी की आशंका उसको हर दम सताती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां इतनी आसान कहाँ थी। आखिर वो बुरी घड़ी आ ही गई। अरुण का डर बेवजह नहीं था। डिलीवरी हुई। योर वाइफ इज नो मोर,
सॉरी। कुछ क्षण तक वो बुद्ध बना खड़ा रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया? काश काश कि उसने बच्चे की इच्छा न की होती। पोलिना जिंदा रहती। What about the child? She is also dead. She यानी बेटी थी वो। भाग्य कैसे इस हद तक संगदिल हो सकता है उसके साथ? उसकी जिंदगी में लोग आते ही हैं उसका साथ छोड़ने के लिए। क्या मैं बेबी को देख सकता हूँ? थोड़ी देर में एक सफेद कपड़े में लिपटी वो मृत बच्ची उसकी गोद में थी। सफेद रंग, सुनहरे घुंघराले बाल, खड़ी नाक और गुलाबी होंठ। वो देख रहा था और देखता ही जा रहा था उस सोती हुई गुड़िया को। उसकी अपनी औलाद, उसके सपनों की गठरी, सफेद कपड़ों में लिपटी नन्ही परी जिसमें उसका डीएनए है या था। उसका दिल कह रहा था, काश उसके जिस्म में कोई जान डाल दे, काश कोई चमत्कार हो जाए। अरुण ने ऊपर देखा, जानना चाह रहा था क्या कोई है ऊपर बैठा हुआ जो उसका हमदर्द हो। तभी डॉक्टर और नर्स आए और नर्स ने उस बच्ची को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। आपकी साइंस इसमें जान डाल सकती है डॉक्टर। अरुण का सवाल जो उसकी बेचारगी को बयां कर रहा था और साथ ही डॉक्टर की बेबसी भी। उस नन्ही जान के साथ उसके सारे सपने मर गए। डबडबाती आंखों से अरुण उसको जाता देख रहा था। उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर जा रहा था। उस दिन, उस पल उसने सोच लिया था अब वो भविष्य में किसी भी खुशी का इंतजार नहीं करेगा, कोई अपेक्षा, कोई सपना नहीं देखेगा। अरुण खड़ा था अस्पताल के कॉरिडोर में, तभी उसके हाथ की उंगली किसी ने पकड़ी। उसने चौंक कर देखा, नन्ना गैबो खड़ा था, उसकी तरफ देख रहा था। उस क्षण पहली बार उसे प्यार आया उस बच्चे पर। उसकी तरह उसने भी तो अपनी माँ को खोया था, वो भी तो अनाथ हो गया था। अरुण और गैबो दोनों की दुनिया लुट चुकी थी। अब दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए जीना है। उसने गैबो को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसको अपने सीने से लगा लिया और जोर से भींच लिया। एक आखिरी मकसद था उसके पास जीने का, पोलिना की आखिरी निशानी। अरुण वर्तमान में लौट आता है। हॉस्पिटल आ गया था। गैलरी में कपूर साहब मिल गए, अरुण के पड़ोसी। आप गाड़ी नहीं लाए हैं? नहीं, मैंने सोचा शायद बर्फ होगी रास्ते में, ड्राइविंग में परेशानी होती है मुझे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ आपका, साथ ही चलेंगे। डॉक्टर के कैबिन में अरुण ने प्रवेश किया। डॉक्टर, आपने क्यों बुलाया है? कुछ टेस्ट और करने हैं? आप धीरज रखिए, जरूरी बात करनी थी आपसे। अरुण सजग हुआ, शायद कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, मगर घबराइए मत, आप समय से मेरे पास आ गए हैं। फर्स्ट स्टेज है और ये एकदम ठीक हो जाएगा। उसके लिए कुछ टेस्ट और करने हैं। कल आप डॉक्टर विल्सन से मिल लीजिए, वो इसके स्पेशलिस्ट हैं। मैंने आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, बस आपको हौसला रखना है। अरुण का दिमाग कुछ देर के लिए शून्य में चला गया था। डॉक्टर ने अपनी तरफ से उसको हौसला देने की कोशिश की, कुछ हिदायतें दी जिन्हें अरुण चुपचाप सुनता रहा। फिर अपने को संभाल कर थैंक यू कहकर बाहर आ गया। थोड़ी देर सोचता रहा, जीने की कोई खास वजह नहीं है उसके पास। गैबो सेटल हो ही गया है, जल्दी ही अरु और गैबो अपना घर बसा लेंगे। इस सिनेरियो में उसकी कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। फिर क्यों डॉक्टर विल्सन के पास जाया जाए? बहुत जी लिया उसने। जीने की चाह खत्म सी हो गई थी। एक निश्चय करके वो मुतमईन हो गया। गैलरी में कपूर साहब उसका इंतजार कर रहे थे। खैरियत है? हाँ, सब ठीक है।
बस रूटीन चेकअप था, अरुण ने लापरवाही से कहा। कपूर साहब ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों चल दिए। रास्ते में वही इस्कॉन का मंदिर दिखाई दिया। कपूर साहब ने गाड़ी रोकी। माथुर साहब, जरा मंदिर दर्शन करके आता हूँ। आप आएंगे? नहीं, आप जाइए, मैं इंतजार करता हूँ। कपूर साहब चले गए। थोड़ी देर अरुण बैठा रहा, सोचता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर गाड़ी से उतरा। चलो आज इन साहब से भी बात कर ली जाए, कहकर उसके कदम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। सफेद संगमरमर में चमकता मंदिर और सामने मुस्कुराती हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति। कुछ देर खामोशी से मूर्ति को निहारता रहा, फिर कहने लगा, इस पूरी जिंदगी में मुझे खुशी की एक भी झलक नहीं दिखाई तुमने। खुशी किसको कहते हैं मुझे पता नहीं। अब इस सफर के आखिरी मोड़ पर खुशी मुझे मिलनी भी नहीं है। क्या कहूं इस पक्षपात को जो तुमने मेरे साथ किया है? या मैं ही ना समझ रहा जीवन के इस गणित को समझने में? मुझे कोई शिकायत, कोई नाराजगी नहीं है तुमसे। तुमने जो दिया मैंने सब स्वीकार किया। जल्द ही तुम्हारा हमारा सामना होगा, मिलते हैं, कहकर वो मुड़ा और मंदिर के बाहर आ गया। घर आकर अरुण सोफे पर लेट गया। अरु और गैबो किचन में थे। अरु ने वहीं से आवाज दी, अंकल, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, दवा दे दी है, थोड़ी कमजोरी है और शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ा था। अरुण उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था अपनी बीमारी के बारे में बताकर। वो बताएगा भी नहीं, चुपचाप विदा हो जाएगा इस दुनिया से। अंकल, आज हम दोनों की थीसिस सबमिट हो गई है। आज हम आपको ट्रीट दे रहे हैं, कुछ स्पेशल बना रहे हैं आपके लिए। अरु का चहकता स्वर बर्तनों की खनखनाहट के साथ। अरुण घर की दीवारों को देख रहा था। वो कल्पना कर रहा था कि उसके जाने के बाद गैबो और अरु घर में घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। आज वो महसूस कर रहा था कि कोई भी रिश्ता, चाहे कितना भी अजीज हो, थोड़े दिन तक रुलाएगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जिंदगी की चाल ही कुछ ऐसी है। प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखो, अरु ने गैबो को ऑर्डर दिया। अक्सर अरु डोमिनेट करती थी और गैबो आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसके हुक्म की तामील करता था। गैबो ही क्यों, अरुण भी सर झुकाकर उसकी सारी बातें मान लेता था। उसका रॉ भी कुछ ऐसा था। जो आज्ञा मैडम, गैबो का जवाब। क्रॉकरी की खनखनाहट के साथ गैबो टेबल पर प्लेट्स रख रहा था। तभी डोंगे लेकर अरु दाखिल हुई। अरे, आज उन प्लेट्स में खाना सर्व करना है जो सेठ अंकल स्वीडन से लाए थे। अरे क्या फर्क पड़ता है? गैबो अरु को देखने लगा। अरु आगे बढ़ी और गैबो का कान मरोड़ते हुए बोली, कितनी बार तुम्हें समझाया है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है अगर उन्हें चमकते हुए बर्तनों में सर्व किया जाए। मेजबानी भी एक कला होती है बुद्धू। अब शायद ज्यादा ही जोर से गैबो का कान खींच दिया था अरु ने। अच्छा मेरी माँ, माफ करो। अरे लग गई बच्चे को, कहकर अरु हंसने लगी। गैबो अपना कान सहला रहा था। अरुण देख रहा था दोनों के बीच इस जीवंतता को, इस प्यारी सी चुहलबाजी को। सब लोग टेबल पर आ गए। गैबो ने कहा, अब बताइए डैड, डॉक्टर ने क्या कहा? अरुण इस माहौल को, इस मूड को बनाए रखना चाहता था, सो कहा, डॉक्टर विल्सन से मिलने को कहा है, मगर जब सब ठीक है तो क्या करूंगा मिलकर? टेस्ट तो सब ठीक ही हैं। थैंक गॉड, मैं नाहक ही डर रही थी। सब टेस्ट ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी अंकल, जब डॉक्टर कह रहे हैं तो जरूर मिल लीजिएगा डॉक्टर विल्सन से। हाँ डैड, अरु ठीक कह रही है। देखता हूँ। देखना नहीं है, जाना है, अरु का आदेश हुआ। अरुण ने सर हिला दिया। मन ही मन उसने सोच लिया था कि वो नहीं जाएगा। खाना खाने के बाद अरु ने कहा, अंकल ऊपर बालकनी में बैठते हैं। नहीं बेटा, मैं यहीं सोफे पर आराम करूंगा, तुम लोग जाओ। अरु और गैबो ऊपर बालकनी में चले गए। अरुण कुछ देर सोचता रहा। सामने मेज पर अरु और गैबो की थीसिस रखी थी। अरुण ने
अरु की थीसिस उठाई। अंदर के पहले पेज पर लिखा था अरुणिमा माथुर। तो अरु का पूरा नाम अरुणिमा है? नीचे देखा, पिता का नाम लिखा था, डॉक्टर अरुण माथुर। मतलब कहीं अरु उसकी और साशा की बेटी तो नहीं? फिर उसने एक और पेज पलटा जिसमें उसने अपनी माँ का नाम साशा लिखा था। लगा जैसे अरुण को 1000 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ गया हो। इतनी बड़ी बात साशा ने अरुण से क्यों छुपाई? उसको याद आया, अमेरिका जाने के बाद साशा का मैसेज आया था, मैं शादी करने जा रही हूँ, तुम भी शादी कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम दोनों के लिए यह ज़रूरी है। पुरानी बातें और यादें हमें पीछे ले जाती हैं और आने वाले भविष्य में बाधा बनती हैं। अरुण क्या कहे? इस अप्रत्याशित चमत्कारी क्षण को वो क्या समझे? पथरीली जमीन पर चलने के अभ्यस्त उसके पैरों को मखमली फर्श पर चलने की तो आदत ही नहीं थी। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठा रहा, निस्तब्ध, निशब्द। जीवन के इस आखिरी मोड़ पर उसको इस चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। लग रहा था जैसे शतरंज के खेल में अरुण जैसे कमजोर प्यादे पर किसी को तरस आ गया हो और प्यादे को कुछ समझ ना आ रहा हो। एक अनहोनी जो सुखद तो थी मगर काबिले यकीन मुश्किल लग रही थी। अरु और गैबो नीचे लिविंग रूम में आ गए। बहुत ठंड है डैड, अब आप आराम कर लीजिए, एक जरूरी कॉल करनी है, गैबो ने कहा और वो कमरे में चला गया। अंकल, हमारा काम देखा? सहसा अरु ने कहा। कवर कैसा लगा? वो थीसिस का कवर दिखाने लगी। बहुत अच्छा है। ये बताओ, तुम्हारे पापा तो अमेरिकन हैं, ये अरुण माथुर? अंकल, अमेरिकन डैड मेरी मम्मा के दूसरे हस्बैंड हैं। मेरे पापा अरुण माथुर इंडिया से हैं। कहकर अरुण चुप रहा। फिर कुछ देर सोचता रहा। कभी डैड से मिलने का मन नहीं हुआ? बहुत होता है। पिछले कुछ सालों से मैंने पता करने की कोशिश की, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अपनी थीसिस सबमिट करने के बाद पता लगाऊंगी और इस काम में ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं ढूंढ लाऊंगी। बहुत विश्वास है ऊपर वाले पर। हाँ, अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वह जरूर मदद करता है। अरु पन्ने पलट रही थी और अरुण अतीत में चला गया। अरुण को माँ की बात याद आई, बच्चा होने तक रुक जाती। इसका मतलब साशा प्रेग्नेंट थी उस वक्त और उसने ये बात माँ को बता रखी थी। इतने दिनों से उसकी बेटी उसके सामने थी और वो बेखबर था। प्रोजेक्ट के पन्ने खोलती अरु कुछ पढ़कर सुना रही थी, मगर अरुण का ध्यान कहीं और ही था। साशा की झलक और अरुण की छवि अरु के चेहरे में दिखाई देने लगी थी। उसके घुंघराले काले बाल जो साशा की हुआ करते थे, उसकी सुतवा नाक जो अरुण के ऊपर गई थी। इतनी पैनी निगाहों से उसने अरु को कभी नहीं देखा था। साशा की ईमानदारी थी जो उसने वो ही नाम अरु को दिया था, अरुणिमा, जो अरुण चाहता था, और उसके पिता होने का अधिकार भी बरकरार रखा था। अरु, उसकी अपनी औलाद, उसका अपना खून। उसे लगा वो सफेद गठरी में लिपटी मृत बच्ची अरु बनकर उसके सामने जिंदा खड़ी हो गई है। उसे याद आया जो उसने उस समय कहा था, डॉक्टर, आप इसमें जान नहीं डाल सकते हैं, आपकी साइंस मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है। तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? डैड कहा करो, गैबो की तरह। ओके अंकल, सॉरी डैड। अरु हंस दी। इतने में ही गैबो आ गया। डैड, मैंने डॉक्टर विल्सन से अपॉइंटमेंट ले लिया है, परसों 4 बजे का है। हाँ, चला जाऊंगा। डॉक्टर विल्सन से मिलने का मन अरुण ने कैसे बना लिया था पता नहीं। गैबो, देखो इस चैप्टर को। गैबो पास आकर बैठ गया। दोनों बातें करने में मशगूल थे,
तभी अरुण उठा और पूजा की शेल्फ के पास जाकर दिया जलाने लगा। अरे वाह, दुनिया का 8वां आश्चर्य, आज डैड को खुदा कैसे याद आ गया? अरु ने पूछा। मीठी सी मुस्कान से अरुण ने अरु की तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं याद आएगा? तुम्हारा है तो खुदा मेरा भी है। दिया जला और वो छोटा सा मंदिर उसके प्रकाश से जगमगा उठा।